देखिए साथियों, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स स्लैब को वाइडर कर दिया गया था और 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो 12,75,000 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बट देखिए, बजट के बाद एक और नई खुशखबरी आपके लिए। अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम कर दिया गया है। तो रेपो रेट को कम करने का क्या फ़ायदा होता है, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है, और रेपो रेट होता क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले वो रेपो रेट क्या है। रेपो रेट आप इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो हमारा आरबीआई है वो पैसा प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक आपके गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबी हो गया, पीएनबी हो गया। तो इस तरीके से जब इन कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो इस पैसे की ज़रूरत को वो पूरा करते हैं सेंट्रल बैंक की हेल्प से, आरबीआई की हेल्प से उनसे लोन लेने की जो है वो लोन के रूप में जो है इसको पूरा करते हैं। तो अगर आप पूरा प्रोसेस समझें तो क्या रहेगा, देखिए सेंट्रल जो बैंक्स होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए, जो भी बैंक थे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, अब ये जो बैंक्स जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, ये बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं आरबीआई को इन एक्सचेंज ऑफ लोन। तो लोन के बदले वो कुछ गिरवी रखते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपनी जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रख देते हैं सेंट्रल बैंक को, और सेंट्रल बैंक या आरबीआई उसके बदले में इनको लोन दे देता है। और फिर देखिए, सेंट्रल बैंक एग्री टू बाय बैक दी सिक्योरिटीज़ एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जितने टाइम के लिए उन्होंने लोन ये लिया होता है, पैसा लिया होता है, वो टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद जो सेंट्रल बैंक है एक एग्रीड बाय बैक कर लेती हैं सिक्योरिटी एक एग्रीड प्राइस के ऊपर। तो देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको घर बनाना है, तो आपको अगर घर बनाना है तो आपको इसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपको होम लोन लेना पड़ेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप होम लोन के लिए किसी बैंक को अप्रोच करते हैं। वो कोई भी बैंक हो सकता है, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, जो भी आपका बैंक होगा उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने बैंक को अप्रोच किया, तो अब जब आपने बैंक को अप्रोच किया तो बैंक आपको किस कंडीशन पर पैसा देता है, तो बैंक आपसे क्या करता है, उस घर की जो रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने पास रखवा लेगा और उसके बदले में आपको लोन दे देगा। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये सेम ऐसे ही आरबीआई और बैंकों के बीच में काम करते हैं। जो बैंक्स थे उनको पैसे की ज़रूरत थी तो वो आरबीआई के पास गए, आरबीआई के पास उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो सेल कर दी और उसके बदले में लोन ले लिया। अब देखिए, उसके बाद सपोज़ अब जब आप लोन ले लेते हैं, आपका अगर 10 ईयर का लोन होता है तो 10 साल के बाद क्या करते हैं, आप जब लोन क्लियर कर देते हैं बैंक का, तो जो बैंक है वो आपके डॉक्यूमेंट्स या रजिस्ट्री के पेपर आपको वापस कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर सपोज करें प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, इसी तरीके से आरबीआई भी जो सिक्योरिटी सेल की गई थी इन बैंक्स के द्वारा उनको बाय बैक कर लेता है। तो पूरा प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे कि एक आम आदमी जो है वो अप्रोच करता है बैंक को और बैंक से लोन लेता है। तो ये भी इस तरीके से काम करता है। तो सिंपल भी इसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो रेपो रेट क्या हुआ, रेपो रेट का मतलब ये हुआ, अगर किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये इंटरेस्ट रेट ही होता है दोस्तों रेपो रेट, तो जो कि मेरा अभी 6.50% था जिसको अभी कम किया गया है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक को जो है वो लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपली जब बैंक लोन लेता है आरबीआई से तो उसको रेपो रेट बोल दिया जाता है। अब देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, फ्राइडे को अनाउंस किया कि वो जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम कर देगा, जो कि पहली बार हुआ है 5 ईयर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, मिडिल क्लास जो है उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से अच्छी खबर होती है। क्योंकि अभी तो इनकम टैक्स के रेट ही कम किए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यूनियन बजट 25-26 के बाद रेपो रेट को भी कम कर दिया गया है। तो रेपो रेट को जो कम कर दिया गया है, देखिए 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। तो जो रेपो रेट आपका 6.50% था, अब वो घटकर 6.25% पे आ चुका है। तो 0.25% से कम कर दिया गया है, या आप बोल सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट से इसको कम कर दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो रेपो रेट है ये इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है।
तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, एक की टूल होता है गवर्नमेंट के हाथ में, आरबीआई के हाथ में, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए जो हेल्प करता है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लिक्विडिटी मेंटेन करके रखता है, मतलब मार्केट के में जितने पैसे की ज़रूरत होती है उस पैसे की का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है, और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको जो है आगे समझाने वाला हूँ। तो देखिए जब रेपो रेट के अंदर चेंज किए जाते हैं, उसको बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, तो वो इफ़ेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को। मीन्स जो लोन्स आप बैंक से लेते हैं उन लोन की ईएमआई को ये इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ जो सेविंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करता है। तो देखिए जैसा कि अब इस एग्जांपल के अंदर हमने देखा था, जहाँ पर 6.50 से घटाकर अब जो है आपकी रेपो रेट 6.25 कर दी गई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, जो आपकी लोन की ईएमआई चल रही होगी, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, हर तरीके का जो भी लोन होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा। वो जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी क्योंकि रेपो रेट को कम किया गया है। तो आपको इस तरीके से समझें, जैसे कि आरबीआई है, उसने, ये आरबीआई है, वो पहले क्या करता था, एचडीएफसी बैंक को, मैं बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक, वो इस बैंक को जो लोन देता था वो 6.50% के रेट पे देता था। अब इसने ये रेपो रेट को कम कर दिया है, अब कर दिया है 6.25। इसका मतलब अब ये जो एचडीएफसी को लोन देगा वो 6.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं देगा, 6.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एचडीएफसी बैंक जो इससे लोन लेता है आरबीआई से, इसके लिए लोन सस्ता हो गया है। तो अब क्या करेगा एचडीएफसी बैंक, ये जो बेनिफिट है इसका वो बेनिफिट वो पास ऑन कर देगा एंड कंज्यूमर के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा किसी भी तरीके का, क्योंकि इसको भी अब लोन सस्ता मिलना शुरू हो गया है आरबीआई से। तो ये अब आगे भी जो लोन नीचे लोन देगा आम जनता को, आम पब्लिक को या किसी को भी, उसको जो है लोन सस्ती दरों पर देगा। तो आप इसको इस तरीके से समझें। तो देखिए सपोज़ अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और 20 ईयर के लिए लोन लिया है, तो अब इस रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या आएगा वो इसको समझिए आप। देखिए रेपो रेट से पहले जो रेट था वहाँ पर 8.50% का सपोज़ करें आपका होम लोन का रेट है, तो यहाँ पर आपने जो ईएमआई दी होगी 50 लाख के लोन पर 20 ईयर के हिसाब से आप पे कर रहे होंगे ईएमआई 43,391। बट अब रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया गया, तो रेपो रेट को रिड्यूस करने के बाद अब जो आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो आया है 8.25%। तो इसका मतलब जो आपकी 43,391 की ईएमआई थी, अब वो 42,603 की ईएमआई जो है वो जा रही है। तो इसका मतलब आपने 50 लाख के लोन पर जो कि 20 ईयर के लिए लिया है, रेपो रेट कम होने की वजह से, क्योंकि देखिए रेपो रेट भी 6.50 से 6.25 हो गई, तो इसलिए आपका जो लोन था वो भी 25 बेसिस पॉइंट से कम हो गया, जो कि 8.50 था, अब वो 8.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने भी मंथली जो आपकी ईएमआई जाती थी उसमें 788 की सेविंग कर ली, या ईयरली आप बोल सकते हैं 9,456 की जो है वो सेविंग कर ली। तो इसका मतलब ये है, आप ये बोल सकते हैं, अगर लोअर रेपो रेट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, तो अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, जैसे इस केस में रेपो रेट को 6.50 से 6.25 किया गया, तो इससे देखिए क्या हुआ, जब रेपो रेट को लोअर साइड में किया, कम किया, तो इसे मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। तो मनी की सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा हर तरीके के लोन का, तो लोगों को ये लगेगा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा, यार क्यों ना अभी लोन भी कम, लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो चुका है, क्यों ना मैं लोन ले लूँ और मैं कोई घर परचेज़ कर लेता हूँ, या कोई गाड़ी परचेज़ करना है तो वो गाड़ी परचेज़ कर लेगा, किसी की पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो पर्सनल लोन ले लेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के डिसीजन के ऊपर ये ज़रूर इम्पैक्ट करता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं और अपना काम करते हैं, जिससे जो मनी का सर्कुलेशन है वो मार्केट में बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर सपोज़ करें अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो मनी का सर्कुलेशन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुका है, डिमांड चीज़ जो अब डिमांड जो है बहुत ज़्यादा, उसको कम करना चाहती है, चीज़ों की डिमांड को मतलब कंट्रोल करना चाहती है लिक्विडेशन के ऊपर, मनी की सप्लाई के ऊपर। तो उस केस में क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगी गवर्नमेंट। तो जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज़ होगी तो उससे लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे, जब लोन वगैरह महंगे होंगे तो लोग लोन लेना कम करेंगे, जब लोन लेना कम करेंगे तो चीज़ों को ख़रीदना कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे कहीं ना कहीं जो मनी की सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए जो रेपो रेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, जिससे वो कि इकोनॉमी को ड्राइव करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को या लिक्विडिटी को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आई होप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।